सरल भाषा में, हमारे अधिकार, हमारा देश, हमारी विशेष श्रृंखला हम भारत के लोग। प्रस्तुत है भाग 4। न्यायपालिका संविधान की अंतिम मध्यस्थ है। इसका कर्तव्य संविधान द्वारा अधिदेशित एक प्रणाली के रूप में कार्य करना है, जो किसी भी विधायी या कार्यकारी कार्य को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकता है। न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों संविधान में निहित को किसी भी राज्य निकाय द्वारा उल्लंघन से बचाती है और केंद्र सरकार और एक राज्य या राज्यों के बीच सत्ता के परस्पर विरोधी अभ्यास को संतुलित करती है। उम्मीद की जाती है कि अदालतें राज्य की अन्य शाखाओं, नागरिकों या हित समूहों द्वारा डाले गए दबाव से अप्रभावित रहेंगी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की मूल विशेषता के रूप में रखा गया है, जिसे विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नहीं बदला जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के उपाय करने चाहिए। न्यायिक समीक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा से भारत के संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का वर्णन किया गया है। संविधान राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति है और सभी कानूनों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी पूर्व संवैधानिक कानून, यदि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से संविधान के साथ संघर्ष करते हैं, तो सभी विरोधाभासी प्रावधानों को तब तक अप्रभावी माना जाएगा जब तक कि संविधान में संशोधन से संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता। यदि यह कानून संशोधित संविधान ग्रहण के सिद्धांत के अनुकूल है तो ये फिर से लागू हो जाएगा। संविधान को अपनाने के बाद बनाए गए कानून इसके अनुकूल होने चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रारंभ से ही अमान्य माना जाएगा। ऐसी स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये निर्धारित करता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि असंगति के कारण ऐसी व्याख्या संभव नहीं है और जहां पृथक्करण संभव है, तो संविधान के साथ असंगत प्रावधान शून्य माना जाता है। अनुच्छेद 13 के अलावा अनुच्छेद 32, 226 और 227 न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। 38वें संशोधन को अपनाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को आपातकाल की स्थिति के दौरान अपनाए गए किसी भी कानून की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं दी गई, जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C को बढ़ाया गया और अनुच्छेद 368(4) और 368(5) को जोड़ा, जिसमें कहा गया कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 368(4), 368(5) और 31C को पलटते हुए फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। भारत के संविधान का अध्याय एक संसदीय प्रणाली बनाता है, जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है, जो व्यवहार में सबसे अधिक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा या संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री के पास बहुमत का समर्थन नहीं है, तो लोकसभा प्रधानमंत्री को पद से हटाकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री संसद का वह सदस्य होता है जो बहुमत वाली पार्टी या बहुमत वाले गठबंधन का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता है, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और जिसके सदस्य मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अनुच्छेद 75 यह स्थापित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा इस अनुच्छेद की व्याख्या इस प्रकार करती है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के अधीन किया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।
व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद संविधान राष्ट्रपति के कार्यालय में राष्ट्रीय सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि इस कानूनी शक्ति का वास्तविकता में प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सहायता और सलाह का पालन करना होगा। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छाओं पर कार्य करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को परिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहने की शक्ति है। हालांकि ये कार्रवाई राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं। परिषद को राष्ट्रपति को सलाह दोबारा सौंपने से पहले कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के विवेक को नजरअंदाज करते हुए इसका पालन करना आवश्यक है। पिछले राष्ट्रपतियों ने जनता की राय को प्रभावित करने के प्रयास में इस अवसर का उपयोग परिषद को निर्णय वापस भेजने के अपने तर्क के बारे में सार्वजनिक बयान देने के लिए किया है। ये प्रणाली, जिसमें एक कार्यकारी जिसके पास केवल नामात्र की शक्ति होती है और एक आधिकारिक सलाहकार जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है, ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है और यह संविधान के लेखन से पहले और उसके दौरान भारत पर औपनिवेशिक प्रभावों का परिणाम है। राष्ट्रपति का चयन राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचक मंडल की विशिष्टताओं को रेखांकित करता है। निर्वाचक मंडल में आधे वोट प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य प्रतिनिधियों को सौंपे जाते हैं और अन्य आधे राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सौंपे जाते हैं। मतदान गुप्त, एकल हस्तांतरणीय वोट का उपयोग करके आयोजित किया जाता है। संविधान संसद के दोनों सदनों को विधायी शक्तियां देता है। अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जैसे परिषद की सलाह से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है और इसे संसद को वापस भेज सकता है, लेकिन संसद इसे राष्ट्रपति को वापस भेज सकती है, जिसे बाद में इस पर हस्ताक्षर करना होगा। हम भारत के लोग भाग 4 समाप्त। भाग 5 अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।